पर्सन ने F&O ट्रेडिंग की, उसको लॉस हुआ और उसको आ गया 69 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस। ये आपकी कुंडली होती है इनकम टैक्स की, इसमें वो ट्रांजैक्शन आ जाएगी। 30% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। इस टैक्स को बचाने के लिए मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि इस साल ये सब चीजें आपको 31 मार्च से पहले ही प्लान करनी चाहिए, नहीं तो भाई साहब मोटा नुकसान झेलना पड़ सकता है आने वाले सालों में। और दूसरी चीज, हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडिंग इनकम पे टैक्सेस, ये भाई एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैक्सिमम ट्रेडर्स आज के टाइम में इग्नोर करते आ रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपने रिसेंट न्यूज में भी सुना होगा और इनफैक्ट हम तो अपने पास आए हुए लोगों से सुनते हैं कि भाई उन्होंने ट्रेडिंग की थी, उनको लॉस हो गया। प्रॉफिट की तो बात ही मैं बाद में करूंगा, उनको ट्रेडिंग में लॉस हो गया, तब भी उनको नोटिस आ गए। रिसेंट टाइम्स में तो आपने एक 69 करोड़ के नोटिस की भी बात सुनी होगी। पर्सन ने F&O ट्रेडिंग की, उसको लॉस हुआ और उसको आ गया 69 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस। अब आप ऐसा क्या करो जिससे आप कभी इनकम टैक्स के जाल में ना फंसो। और यस, अगली चीज, आपकी ट्रेडिंग में कितनी तरह की इनकम्स होती हैं। आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट है, वो भी आपको समझाएंगे। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन से पैसा कमा सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग, आप क्रिप्टो में ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो, या फॉरेक्स में ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। अब इन सभी इनकम्स को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे सेट करना है, ये कौन से हेड के अंदर रिपोर्ट होगी, इन पे कितना कितना टैक्स पड़ेगा, लॉस है तो इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरनी है, ये सब कंसेप्ट्स आज की वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। और भाई वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नेम है संचित, चैनल का नेम है ट्रेड विद संचित। यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट आता रहता है टाइम टू टाइम। और आज ये वीडियो बनाने की मेन वजह ये है कि ट्रेडर्स इस चीज को इग्नोर करते हैं और बाद में उनको लाखों रुपए का जुर्माना भुगताना पड़ता है, जो देना ही देना पड़ता है, क्योंकि आपके कंट्री के टैक्स लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप टैक्स इवेड नहीं कर सकते। और यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या अगर आपको हमारे चैनल का एजुकेशनल कंटेंट टाइम टू टाइम देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को दबा दो और साथ में वीडियो को लाइक कर देना। अच्छी लगी तो, समझ में आया तो, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि सबको इस चीज के बारे में पता चल सके। और यस, ये सब चीजें आपको 31 मार्च से पहले ही प्लान करनी चाहिए, इसीलिए हम ये वीडियो 31 मार्च से पहले आपको बना के दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहली तरह की इनकम से। तो सबसे पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ। देखो, आप अगर कोई भी शेयर्स आपको पता है, रिलायंस का शेयर, इन्फोसिस का शेयर, टाटा मोटर्स, TCS, कोई भी शेयर को आप बाय करते हो अपने पोर्टफोलियो में और उसको आप सेल करते हो विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, तो उस पर आपको चार्ज होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो पहले तो 15% होता था, बट अब हमारी निर्मला आंटी जी ने इसको 20% कर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इस इनकम पे 20% का टैक्स देना पड़ता है। इसको कैसे एडजस्ट करें, कैसे जीरो टैक्स बना दें, उसका कंसेप्ट भी आपको अभी समझाएंगे, बट अभी के लिए आप ये समझो 20% का आपको टैक्स देना पड़ता है। फिर आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का कंसेप्ट। ये क्या है, बेसिकली आप जो भी अपनी शेयर्स को होल्ड करते हो, इक्विटी शेयर्स को होल्ड करते हो फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, उस पे जो गेन्स होते हैं या लॉसेस होते हैं उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। बेसिकली गेन्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहेंगे, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की कैटेगरी में डाला जाता है। और अप टू 1.25 लाख तक इस पे जीरो टैक्स पड़ता है और उससे ऊपर जो अमाउंट आपकी बनेगी उस पे 12.5% का इनकम टैक्स आपको देना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट हो गया सबसे पहले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। अब आपको टैक्स हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट समझाता हूँ। भाई साहब देखो, सपोज मैंने टाटा मोटर्स के शेयर बाय किए थे इसी साल में, फॉर एग्जांपल, वैसे इस साल में तो गेन्स शायद किसी ने बुक किए हो, जो मार्केट गिरी है अब दोबारा रिकवर की है। सपोज मैंने टाटा मोटर्स के शेयर बाय किए थे 700 रुपीज पे इस ईयर में, और ये मैंने 10 शेयर्स बाय किए थे, तो यानी कि मैंने 7000 रुपीज की वैल्यू के शेयर्स बाय किए थे। ये मैं ईयर की बात कर रहा हूँ, 1 मार्च 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। तो मैंने 7000 के शेयर्स इसी साल बाय किए थे, और इसी साल जब ये शेयर्स ने पीक किया हुआ था तो मैंने इसको 1000 रुपए की प्राइस पे सारे शेयर्स को बेच दिया।
यानी कि मैंने इसको 10,000 रुपीज के सेल कर दिया। अब ये जो 3,000 रुपीज की अमाउंट है, इस अमाउंट के ऊपर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, जो बनता है 600 रुपीज का। ठीक है, मैं आपको बहुत छोटी कैलकुलेशन से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। भाई आपने 1,000 शेयर लिए होंगे, 10,000 शेयर लिए होंगे, तो अमाउंट टैक्स की उतनी ज्यादा बनेगी, बट आप छोटी अमाउंट से समझो। यहाँ पे मुझे 600 रुपीज का टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो भाई, इस टैक्स को बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? इस टैक्स को बचाने के लिए मैं एक काम ये कर सकता हूं कि इस साल जैसे बाकी शेयर गिरे, या आपके पोर्टफोलियो में कोई और शेयर था जिसमें इस साल फॉल आया, 31 मार्च तक भी कोई ना कोई शेयर तो आपको मिल ही जाएंगे जिसमें आप लॉस बुक कर सकते हो। तो इसमें अगर मैंने 3,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया, तो मैं उन शेयर्स को सेल करके अगर 3,000 रुपीज का लॉस बुक कर देता हूं, तो भाई मेरा नेट इनकम 0 हो जाती है और मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। बट आप कहोगे आप वो शेयर क्यों बेचो? भाई वो शेयर्स जो आपको बेचने हैं ना, वो सिर्फ आपको हार्वेस्टिंग के पर्पज से बेचने हैं, यानी कि आपको अपना टैक्स सेट ऑफ करने के पर्पज से बेचने हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपका ये टैक्स सेट ऑफ हो गया, 3,000 रुपीज के साथ 3,000 सेट ऑफ हो गया। इसमें आप क्या कर सकते हो? एक चीज तो आप ये गलती सबसे बड़ी कर सकते हो कि आप इस शेयर्स को बेचोगे और सेम डे ये शेयर्स को दोबारा बाय कर लोगे, बट वो इंट्राडे ट्रेडिंग में काउंट हो जाएगा, उसके थ्रू आप हार्वेस्ट नहीं कर सकोगे। एक आप ये तरीका अडॉप्ट कर सकते हो कि आपने अपने नाम पे ये शेयर बेचे और अपनी वाइफ के नाम पे खरीदे। ठीक है, सेम टाइम पे। सपोज मैंने ये शेयर्स जो मैंने जिन पे 3,000 रुपीज का लॉस बुक किया, ये सपोज 100 रुपीज की प्राइस पे मैंने बेचे, सेम टाइम पे मैंने अपने वाइफ के डीमैट में इसको 100 पे बाय कर दिया। इस तरह से भी आपका टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग हो जाएगी। शेयर के शेयर आपके पास पड़े हैं, टैक्स पे टैक्स नहीं आपको देना पड़ेगा, सिंप्लीफाइड वे से। यहाँ आप ये भी कर सकते हो कि जब आप ये शेयर बेचो, साथ में आप इसके फ्यूचर या ऑप्शन बाय करके रख लो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और फ्यूचर और ऑप्शंस जो भी 1-2 दिन बाद आप उसको बाय करोगे, उसमें जो प्रॉफिट लॉस होगा उस टाइम इनको बेच देना और वहां से वो आपका रिकवर हो जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का। और एक खास चीज आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या मिल जाती है, ये दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट हो सकता है और STCG के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, जबकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ ही एडजस्ट होता है। ये तो कंसेप्ट आ गया इन्वेस्टिंग का, जो शायद हमारे चैनल पे कम लोग ही करते हैं। हमारे चैनल पे मैक्सिमम ट्रेडर्स हैं, F&O ट्रेडर्स, क्रिप्टो ट्रेडर्स या फॉरेक्स ट्रेडर्स। अब हम आते हैं F&O ट्रेडर्स के कंसेप्ट पे। तो देखो भाई, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स, अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला आता है। मसला क्यों आता है? पहले बेसिकली क्या होता था, जो आपका ऑप्शन प्रीमियम होता था ना, उसको टर्नओवर का पार्ट माना जाता था। यानी कि आपने सपोज F&O में कोई पैसा कमाया या नहीं कमाया, आपकी टर्नओवर इतनी बन जाती थी एक छोटे से छोटे F&O ट्रेडर की भी, कि वो टैक्स ऑडिट की लिमिट में आ जाता था। क्योंकि यहाँ पे F&O में अगर 10 करोड़ से ऊपर की आपकी टर्नओवर है ईयरली, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपल्सरी है। अब आप कहोगे मैंने तो F&O में आज तक कोई पैसा नहीं कमाया, 10 करोड़ की टर्नओवर कैसे होगी? भाई जो आपने सेल परचेज की, आपकी ऑप्शन प्रीमियम के हिसाब से टर्नओवर कैलकुलेट होती थी, बट अब इसको इनकम टैक्स ने सिंप्लीफाई कर दिया। अब बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट क्या कहती है कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंसेस होंगे, सिर्फ वो आपकी टर्नओवर का पार्ट होंगे, यानी कि एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स को टर्नओवर माना जाएगा। अब इसकी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज आपने फ्यूचर खरीदा 200 रुपीज की प्राइस पे 10 क्वांटिटी, ठीक है, आपने 2,000 रुपए का ये फ्यूचर खरीदा, आपने इसको बेच दिया 250 की प्राइस पे, मतलब 2,500 पे बेच दिया। इसमें आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 500 रुपीज। ये वैल्यू आपकी टर्नओवर में कैलकुलेट होगी। अब वैल्यू काउंट हो रही है 500, पहले हो रही थी 500 प्लस 2,500 यानी कि 3,000 रुपीज की। ऑन द अदर हैंड, इसी मूवमेंट पे आपने एक ऑप्शन खरीदा 200 रुपीज पे, सेम 10 क्वांटिटी 2,000 रुपीज का, और इस ऑप्शन को आपने बेच दिया 150 रुपीज पे, 10 क्वांटिटी 1,500 रुपए पे। इसमें आपने नेट 500 रुपए का लॉस बुक किया। अब क्या हो रहा है, चाहे ये नेगेटिव है चाहे ये पॉजिटिव है, ये दोनों ऐड होके आपकी टर्नओवर बन जाएगा, यानी कि आपकी टर्नओवर 1,000 रुपीज की बनेगी। पहले आपकी टर्नओवर 5,000 रुपीज की बन रही थी, अब 1,000 की बनेगी, यानी कि 1:5 1/5 का
अब डिफरेंस आ गया यहाँ पे, अब ये चीज सुधार दी गई है, पहले ये चीज डिफरेंट तरह से कैलकुलेट की जा रही थी। उसके कारण हो क्या रहा था, बहुत से F&O ट्रेडर्स चाहे वो लॉस भी करते थे, वो टैक्स ऑडिट के दायरे में आ जाते थे। तो हम पुरानी बात तो छोड़ देते हैं, हम नई बात पे आते हैं। करंट लॉस के हिसाब से आपको मैं समझाता हूँ। अब करंट इनकम टैक्स एक्ट क्या कहती है, इसमें सेक्शन 44 ABA है जो आपका कहता है कि अगर आपकी टर्नओवर, जो मैंने फॉर्मूला से कैलकुलेट करना सिखाया, ये 10 करोड़ से ज्यादा एक साल में हो जाती है, तो आपको टैक्स ऑडिट किसी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से कराना कंपलसरी है। यहाँ पे सेक्शन 44 ABE कहता है कि आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है अगर आपके ऊपर सेक्शन 44 AD 4 अप्लाई हो जाता है, या आपका जो नेट इनकम है वो बेसिक टैक्स एग्जम्पशन से ज्यादा है। अब ये सेक्शन 44 AD 4 की कहानी क्या है भाई साहब? सेक्शन 44 AD 4 की कहानी ये है कि अगर आपने जो F&O पे प्रॉफिट कमाया है, अगर मेरे F&O से जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो मेरी टर्नओवर से, सपोज मेरी टर्नओवर F&O की है 10 करोड़ और मेरा नेट प्रॉफिट इस पे जो निकल के आया है वो निकल के आया 50 लाख रुपए, तो ये 6% से कम है। तो 10 करोड़ पे अगर 50 लाख की इनकम है तो यानी कि 6%, 60 लाख से कम इनकम रिपोर्ट कर रहा हूं मैं, जिसपे टैक्स पे कर रहा हूं, तब भी मुझे टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ये सेक्शन 44 AD 4 में आता है। अब भाई सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट हमारे देश के इनकम टैक्स रूल्स कुछ ऐसे ही हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड ही हैं। अब इनको बदलना चाहिए या नहीं? नया एक्ट आ गया बट उसमें भी कोई खास सुधार नहीं हुआ, बस उसमें ये कह दिया गया है कि अब आपकी ईमेल्स, अब आपकी व्हाट्सएप, सबको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेस कर सकता है टू फाइंड जो भी टैक्स में डिफरेंसेस हैं। ये चीज ऐड कर दी गई है, इनमें कोई खास सुधार अभी भी नहीं किया गया। तो ये तो थी भाई F&O की कहानी। और यस, F&O इनकम को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, PGBP। इस हेड के अंडर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और ये ITR 3 के अंडर फाइल होगा आपका, जितना F&O इनकम से आप प्रॉफिट करो। टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। एक CA को हायर करो 31 मार्च से पहले। अगर आपने F&O ट्रेडिंग की है, चाहे आप उसमें लॉस में भी हो, तब भी हायर करके अपना टैक्स ऑडिट या ITR जो भी जानी है वो CA डिसाइड कर देगा। उनके पास जाके ये काम करा लो, नहीं तो भाई साहब मोटा नुकसान झेलना पड़ सकता है आने वाले सालों में। और दूसरी चीज, अगर आप लॉस में भी हो तो आप फ्यूचर में भी तो ट्रेडिंग करोगे, ऐसा तो नहीं है आने वाले सालों में भी लॉस में रहोगे, कभी ना कभी तो प्रॉफिट में रहोगे। तो आप अगर ये ITR भरते हो तो ये लॉसेस भी आपके सेट ऑफ हो जाएंगे नेक्स्ट 8 इयर्स के लिए अगेंस्ट द फ्यूचर प्रॉफिट्स। जो भी आप प्रॉफिट्स आने वाले टाइम में करोगे उसमें से सेट ऑफ हो जाएंगे। अब आता है कंसेप्ट क्रिप्टो के प्रॉफिट्स का। तो देखो भाई, क्रिप्टोस को होल्ड करना इंडिया में लीगल नहीं है। आप इंडिया में क्रिप्टोस को होल्ड नहीं कर सकते। सपोज मुझे लगे कि मैंने एक BTC बाय करना है और इसको होल्ड करना है, मैं नहीं कर सकता। बट अगर मुझे लगे मुझे BTC फ्यूचर बाय करना है और इसको ट्रेड करना है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। बट इसमें अब 2 तरह के कंसेप्ट आ जाते हैं। एक आ जाते हैं वो ब्रोकर्स जो FIU रजिस्टर्ड हैं, एक आ जाते हैं जो नॉन FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर है। अब FIU रजिस्टर्ड में बाइनेंस भी इस टाइम रजिस्टर हो चुका हुआ है, पीछे बायबिट भी रजिस्टर हुआ है, डेल्टा इंडिया जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये सब FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं। तो अगर आप इनके अंदर क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो तो आपके जो भी प्रॉफिट्स होंगे फ्रॉम क्रिप्टो इनकम वो नॉर्मल टैक्स रेट्स पे चार्ज होंगे। नॉर्मल टैक्स रेट्स में आपको पता होगा नेक्स्ट ईयर से, अभी इस साल में तो वही 7-8 लाख की जो एग्जम्पशन थी है, मतलब जो अभी फाइनेंशियल ईयर आपका कंप्लीट होगा, इसमें 12 लाख की टैक्स लिमिट की एग्जम्पशन नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर से होगी। मतलब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक आप जो इनकम करोगे, अगर वो 12 लाख से नीचे है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसी साल वो 12 लाख की लिमिट होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो टैक्सेस 12 लाख तक तो टैक्स फ्री होगी आपकी इनकम, चाहे वो क्रिप्टो की इनकम है, चाहे वो आपकी जो F&O ट्रेडिंग की इनकम है, कुछ भी है। और उसके बाद ये नॉर्मल टैक्स रेट्स जो भी आपकी स्लैब के हिसाब से है, इस बार जो 7 लाख की स्लैब चलती आ रही है वही चली आएगी और नेक्स्ट ईयर से 12 लाख हो जाएगी। तो इसी पे जो नॉर्मल टैक्स रेट्स के हिसाब से है ये चार्ज होगी क्रिप्टो इनकम, अगर आप FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हो।
अगर आप नॉन FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, जो गलती मैक्सिमम ट्रेडर्स करते हैं, तो भाई आपके साथ क्या होगा, एक तो आपके 1% TDS लगेगा, यानी कि आप जो भी डिपॉजिट और विड्रॉल करोगे, विड्रॉल पे अमाउंट 1% TDS काट के आएगी। आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, AIS कहते हैं, ये आपकी कुंडली होती है इनकम टैक्स की, इसमें वो ट्रांजैक्शन आ जाएगी और इसके ऊपर 1% TDS तो पहले ही कट के आएगा। दूसरा 30% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा जस्ट ऑन प्रॉफिट्स, यानी कि सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है, सपोज मैंने BTC दिया 1000 रुपए का, ठीक है, थोड़ा सा BTC दिया 1000 रुपए का, इसको मैंने 800 रुपए पे बेच दिया, मुझे नेट लॉस कितना हुआ, 200 रुपए। फिर मैंने BTC दिया 1000 रुपए का, इसको मैंने 1100 रुपए पे बेच दिया, मुझे नेट प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज का। ये 200 एडजस्ट नहीं होगा, मुझे 100 रुपीज पे 30% टैक्स, 30 रुपए टैक्स देना पड़ेगा भाई साहब। अब ये 200 चला गया, नेट तो मैं लॉस में ही हूं, बट मुझे यहाँ पे तो भी टैक्स देना पड़ेगा और 1% TDS, ये तो चलो आपकी नेट टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा, वो अलग से आपका यहाँ पे AIS में एंट्री आती है। ये सब गेम तो आपकी थी क्रिप्टो की, F&O की, इन्वेस्टमेंट्स की, यहाँ तक आप सब चीजें समझिए। अब लास्ट आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। भाई देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग है इंडिया में अनरेगुलेटेड, ठीक है, तो इस पे सीधी तरह से तो कोई टैक्स है नहीं, तो आप सिंपलीफाइड वे में समझो, जो आप USDT में गेम करते हो वहां पे जो भी होता है वो आप मेरे से ज्यादा खुद समझदार हो, मैं यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बट यस, अगर आप फॉरेक्स इनकम जो करते हो उसको अपने अकाउंट में अपने ब्रोकर से लेते हो, बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जो इंडिया में अपनी कंपनीज खोल के बैठे हैं, आप अपने अकाउंट में वो इनकम को लेते हो उस ब्रोकर से, तो इसको आप कंसल्टेंसी इनकम के नीचे डाल के नॉर्मल टैक्स रेट्स पे इस पे टैक्सेस पे कर सकते हो। एक चीज भाई साहब जो मेरे से मिस होगी F&O ट्रेडिंग इनकम के ऊपर, वो ये है कि F&O ट्रेडिंग इनकम में क्योंकि आपका ऑडिट होता है, तो सपोज आपने जो भी इनकम की एक साल में, उस पे आपको कई तरह के एक्सपेंसेस क्लेम करने का मौका मिलता है। जैसे सपोज मैंने किसी मनी कंट्रोल की सब्सक्रिप्शन ली हुई या किसी भी ऐप की सब्सक्रिप्शन ली हुई, मैं क्लेम कर सकता हूँ। मैं अपना इंटरनेट का एक्सपेंस करता हूँ ऑफिस का, मैं क्लेम कर सकता हूँ। मैं ऑफिस के कोई भी खर्चे करता हूँ, मैं सारे क्लेम कर सकता हूँ। मैं ब्रोकरेज पे करता हूँ, मैं सब कुछ इसमें क्लेम कर सकता हूँ। ये सब क्लेमेबल है यहाँ पे आपका, अगर आप F&O ट्रेडिंग से इनकम जो भी अपनी कर रहे हो, ठीक है। होप आपको इनकम टैक्स का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, जितनी तरह की ट्रेडिंग इनकम है उस पे। एक चीज बहुत ध्यान से याद रखना कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, अपनी ITR जरूर भरो, अपने CA से जरूर कंसल्ट करो, नहीं तो भाई आने वाले टाइम में मोटा टैक्स नोटिस आ सकता है, आया भी है प्रीवियस टाइम में, आने वाले टाइम में आएगा भी, और ये जितना रेट आपको आएगा उतनी ज्यादा इस पे इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो पहले से ही सेफगार्ड होके चलो, नहीं तो कल को भाई साहब कहीं पे भुगतने का भी मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। अगर वीडियो में थोड़ी सी भी नॉलेज लगी, थोड़ी सी भी समझ आई, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लाइक करके जाना। हैव अ ग्रेट डे।